हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक स्टोरेज इन कुबरनेटिस। जो हमारी अभी सीरीज़ चल रही है वो कुबरनेटिस के ऊपर चल रही है। उसमें हमने लास्ट वीडियो में स्टोरेज के रिगार्डिंग पढ़ा था कि हम पीवी क्रिएट कैसे करते हैं और पीवीसी कैसे क्रिएट करते हैं, और उससे हम स्टोरेज कैसे हम एक्सेसिव कर सकते हैं इन अपने पोर्ट्स के लिए, ताकि हमारे पोर्ट्स कभी माइग्रेट हो जाएं या कभी डिलीट हो जाएं तो हमारे जो भी उसमें डाटा है वो हम उसको रिस्टोर कर सकें एंड वो हमारा डाटा लॉस ना हो। तो उसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहे हैं एक नेक्स्ट स्टेप पे, डायनेमिक स्टोरेज। डायनेमिक स्टोरेज मींस लास्ट वीडियो में हमने पीवी मैन्युअली क्रिएट किया था। इसमें हमें क्या है, इसमें हमें जस्ट एक स्टोरेज क्लास क्रिएट करनी होगी, उससे हमारा बार बार पीवी क्रिएट करने का काम वो ऑटोमेट हो जाएगा। हमें पीवी क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही पीवी क्रिएट हो जाएगा और हमारे पीवीसी अपने आप ही बाउंड हो जाएगा, जो कि अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सो लेट्स मूव। पहले हम थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में क्या हमने पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डायनेमिक वॉल्यूम प्रोविजनिंग ये होती क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि हमें पीवी बिल्ड करना पड़ता है, और उसके बाद पीवी मींस परसिस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं, एंड उसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ये वीडियो में क्या बात कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी, सीधा इसी पे जंप कर रहे हैं एंड आपको आइडिया नहीं है तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो आई रिकमेंड कि आप लास्ट वीडियो देखें, और कुबरनेटिस की जो भी सीरीज़ की शुरुआत से बेसिक से वीडियोस चल रही हैं वो सारी देखें स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पूरा समझ आएगा कि हो क्या रहा है। बीच में ऐसे अगर आप देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो आई रिकमेंड आपको कि शुरुआत से वीडियोस देखें। अगर आपने ये वीडियो अभी देख रहे हैं एंड आपने कोई वीडियो देखी नहीं है इसके रिगार्डिंग एंड आपको कुबरनेटिस के रिगार्डिंग आप नए हैं, तो आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो देख सकें। तो चलो बात करते हैं वॉल्यूम प्रोविजनिंग की, डायनेमिक वॉल्यूम प्रोविजनिंग की। इसकी ज़रूरत क्या हुई? डायनेमिक नाम क्या बता रहा है? चेंज। डायनेमिक मीन्स चेंजिंग। वॉल्यूम प्रोविजनिंग, तो हमें बार बार एक पीवी बिल्ड करना पड़ता है। बार बार पीवी बिल्ड करते हैं और उसके साथ हमारा पीवीसी माउंट हो जाता है। तो पीवी बिल्ड करने की प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हम ने ये डायनेमिक वॉल्यूम प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक स्टोरेज क्लास होती है और मेन स्टोरेज क्लास, उसके बाद पीवीसी, उसके बाद पोर्ट। पीवीसी एंड पोर्ट तो रहेंगे ही, और हमें यहाँ पे पीवीसी बिल्ड करना पड़ेगा, पीवीसी क्रिएट करना पड़ेगा। पीवीसी अपने आप स्टोरेज क्लास के थ्रू हमारे पीवी के साथ बाउंड हो जाएगा। स्टोरेज क्लास में क्या होता है कि स्टोरेज क्लास एक क्लास होती है जिसमें एक नोड प्रोविजनिंग होती है। वो नोड प्रोविजनिंग क्या होती है? एक प्रोविजनर होता है जिसके थ्रू हम नोड प्रोविजनिंग करते हैं। प्रोविजनर क्या है? प्रोविजनर एक पोड है जो हमारी स्टोरेज के ऊपर, मींस अगर हम इस वीडियो में मैं एनएफएस स्टोरेज लेके चल रहा हूँ तो मैं एनएफएस की बात करूँगा, और एनएफएस के ऊपर जो भी स्पेस है वो प्रोविजनर के थ्रू हमारी माउंट होगी। एक पोड है जो एनएफएस के ऊपर बैठा हुआ है, जो जिसके अंदर हमारे एनएफएस की डिटेल्स है। तो वो एनएफएस के पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमें अभी स्टोरेज चाहिए, तो वो एनएफएस से उतनी स्टोरेज लेके पीवीसी को दे देगा। पीवीसी वहाँ से स्टोरेज को बाउंड, और उसके साथ वहाँ पे अपने आप उसको पीवी की तरह बिहेव करेगा। वो जो स्टोरेज क्लास है वो पीवीसी उसके साथ बाउंड हो जाएगा, एंड उसके बाद जो स्टोरेज है वो हमारी पोर्ट को मिल जाएगी। ये सारी प्रोसेस हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी लग रहा होगा। जब हम प्रैक्टिकली आगे मूव करेंगे तो आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि स्टोरेज को हम एलोकेट कैसे करते हैं पोर्ट में। लास्ट वीडियो में हमने भी देखा था कि पोर्ट को स्टोरेज एलोकेट कैसे होती है। तो मूव करते हैं हम प्रॉपरली राइट टू लेफ्ट, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यहाँ से यहाँ। तो मान लो हमारे पास एक एनएफएस सर्वर है। एनएफएस सर्वर के साथ हमारा माउंट क्या होता है? प्रोविजनर पोर्ट। और प्रोविजनर पोर्ट को डायरेक्शन कौन देता है? को रिक्वेस्ट कौन करता है? स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास के साथ बाउंड क्या है? हमारी पीवीसी। पीवीसी से जो स्टोरेज आएगी वो किसको जाएगी? डिप्लॉयमेंट मीन्स कोई पोर्ट। हमारे पास डिप्लॉयमेंट तीन टाइप मीन्स पोर्ट हमारे तीन टाइप के होते हैं। डिप्लॉयमेंट में होता है एक सिंपल पोर्ट होता है, एंड आप अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाई है हमने, टाइप ऑफ पोर्ट्स। तो आप वो वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको ये
पोर्ट का कंसेप्ट नहीं पता तो यहाँ पे पीवीसी हमारी स्टोरेज क्लास के साथ टॉक करेगा अगर उसको स्टोरेज की नीड है। आफ्टर दैट स्टोरेज क्लास हमारी प्रोविजनर से बात करेगी, प्रोविजनर पोर्ट आंसर करेगा, लेटर ऑन कनेक्ट करेगा स्टोरेज सर्वर के साथ टू क्रिएट पीवी ऑटोमेटिकली। मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीवीसी लिख गया हूँ, यहाँ पीवी आएगा। ये था हमारा दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट। मूव करते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे अपने स्टोरेज सर्वर पहले ही ओपन कर रखे हैं। मेरे पास 3 सर्वर हैं। ये नाम से ही पता लग रहा है ये मेरा NFS सर्वर है, इसको मैं NFS बनाऊंगा। अभी ये पूरे रॉ सर्वर है, इनके ऊपर मैंने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ये पूरा रॉ सर्वर है, इसके ऊपर पैकेज इंस्टॉल करना होगा। ये मेरा नाम से पता लग रहा है वर्कर है, एंड ये मेरा मास्टर है। जो भी लैब है मेरी AWS इन्वायरमेंट के ऊपर है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो हम देखते हैं अपने AWS इन्वायरमेंट के ऊपर मेरे पास क्या क्या बना हुआ है। मैं एक बार ये आपको अपना AWS का इन्वायरमेंट भी दिखा देता हूँ। मीन्स मेरे पास ये 3 इंस्टांसेस हैं AWS के ऊपर, मास्टर, वर्कर, NFS। अगर आपको AWS के ऊपर इंस्टांस नहीं क्रिएट करना आता तो मैंने डॉकर की वीडियोस में अपना पूरा AWS के ऊपर इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं उसका पूरा बताया हुआ है, आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि EC2 इंस्टांस कैसे हम बनाते हैं और इसके रिगार्डिंग हम कैसे इस पर इंस्टांस को क्रिएट करेंगे एंड इंस्टांस को हम यूज़ करेंगे थ्रू पुट्टी अपने इन्वायरमेंट के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप कुबरनेटिस की इंस्टॉलिंग वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस पर भी मैंने पूरी प्रोसेस बताई है कि हम इंस्टांस कैसे बनाएंगे एंड कुबरनेटिस उसमें इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो लेट्स डू द थिंग प्रैक्टिकली। चलते हैं आज डायनेमिक स्टोरेज के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने। दोस्तों मेरे पास पहले से लैब है, मैंने मीन्स कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप कर रखा है। ये हमने इसके रिगार्डिंग वीडियो शूट की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को NFS सर्वर चाहिए। तो हम मूव करते हैं पहले NFS सर्वर वाले सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे पहले मैं NFS सर्वर क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है yum install NFS-utils। अभी हम NFS का ये पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। NFS का पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम आगे देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें मैंने पैकेज पहले से इंस्टॉल कर रखा है, उसको चेक कैसे कर सकते हैं। rpm-qa NFS-utils, इस कमांड से हम देख सकते हैं कि हमारे पास पैकेज है या नहीं। ये पहले ही बता रहा है कि इस सिस्टम में पहले से ही पैकेज है। तो लेट्स स्टार्ट दी सर्विसेज ऑफ NFS। स्टार्ट NFS-server। सर्विसेज को हम इनेबल कर देंगे। चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं। इसमें मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरा जो माउंट होगी हमारे पोर्ट के साथ, मैं एक डायरेक्टरी -p OPT के अंदर NFS नाम की डायरेक्टरी बना देंगे। तो अभी इसमें हम एक चीज़ और करेंगे, इसमें हम इसको NFS सर्वर को बाउंड कर देंगे, ओपन कर देंगे वर्ड के लिए, ताकि कोई भी, मैं वर्ड के लिए ओपन कर रहा हूँ, वहाँ पे NFS के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो ये तो प्रोसेस है NFS सर्वर बनाने के लिए, आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए डीपली। ये तो मीन्स NFS सर्वर कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे विम कमांड नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँगा हो क्या रहा है। यहाँ पे जो हमने बनाया है, अपना डायरेक्टरी बनाई है, वो आएगी। यहाँ स्टार का मतलब है कोई भी IP इसके साथ आ सकता है, रीड राइट, एंड एक होता है नो रूट स्क्वैश।
ये कुछ इसके प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं एनएफएस में। आप एनएफएस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये एनएफएस सर्वर बन गया है एंड अब हम मूव करते हैं अपने मेनली मास्टर के ऊपर। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई पोर्ट तो नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे पास क्लस्टर पहले से ही रनिंग था। तो उसके लिए कमांड होती है qctl get po। अभी कोई पोर्ट नहीं चल रहा है इसमें, तो अभी ये ब्लैंक है। तो इसको हम करते हैं, हमें मेन चीज़ क्या है, अगर हमें सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें क्लाइंट बनाना पड़ेगा। मीन्स अगर सर्वर के साथ कोई कम्युनिकेशन चाहिए, अगर मेरे को आपसे कम्युनिकेट करना है तो मेरे को एक लैंग्वेज चाहिए, तो एक पाथ चाहिए, तो वही पाथ हमें मास्टर को देना पड़ेगा। मीन्स कॉमन पाथ, वो एनएफएस को समझ रहा है, मीन्स वो एनएफएस है, तो इसके पास भी एनएफएस को समझने वाला पैकेज होना चाहिए। तो मीन्स एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन तभी हो पाएगी अगर उन दोनों के पास जो पैकेजेस हैं सेम पैकेजेस हैं, और उसके बाद सर्वर वाला पैकेज है एंड इधर क्लाइंट वाला पैकेज है। तो लेट्स सी इसमें मैंने पैकेज रखा है या नहीं, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ। इसमें अभी एनएफएस का पैकेज नहीं है, तो उसके लिए कमांड है हमारी yum install nfs-utils-y। यूटिल्स आएगा, टिल्स आ गया यहाँ पे, यूटिल्स। चलिए दोस्तों, इसमें हमारे पास एनएफएस का पैकेज आ गया है। इसमें सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, systemctl start nfs utils। यहाँ पे यूटिल्स आएगा, वहाँ पे एनएफएस हाइफन सर्वर की हमने सर्विसेज स्टार्ट की थी। अगर आपको ध्यान से, अगर आपने देखा हो, यहाँ पे हमने एनएफएस सर्वर मीन्स हमने इसको सर्वर बनाया है। अब यहाँ पे मैं यूटिल्स दूंगा, एनएफएस हाइफन यूटिल्स, सर्विसेज स्टार्ट हो गई एंड इसको हम कर देते हैं इनेबल। देख लें, चलिए हमारी दोस्तों सर्विसेज तो रनिंग में है, एक्टिव आ रही हैं, तो सर्विसेज हमारी चल रही हैं। अब आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मीन्स हमारे पास मीन्स अगर आप डिस्क्रिप्शन में, मैं तो ये डॉक्यूमेंट फॉलो कर रहा हूँ, अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट फॉलो करना चाहें तो आपको और भी मिल जाएगा इंटरनेट पे, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये लिंक के थ्रू हमें पूरा बताया हुआ है कि हम डायनेमिक वॉल्यूम प्रोविजनिंग कैसे करते हैं। तो लेट्स मूव, मेरे पास पहले से ही ओपन है, तो इसमें क्या क्या है हम देख लेते हैं। इसमें पूरा बताया है कि पोर्ट में पहले वॉल्यूम पीवीसी होता है, ये स्टैटिक हो रहा है। परसिस्टेंट वॉल्यूम जो मैन्युअली हम क्रिएट करते हैं उसको स्टैटिक, और स्टोरेज क्लास के थ्रू हम जो क्रिएट करेंगे उसको हम डायनेमिक कहते हैं, तभी इसका नाम डायनेमिक आया। तो ये पूरा उसके ऊपर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी हमें कमांड्स चाहिए, क्या क्या हमारे पास हो रहा है, इसमें पूरा दे रखा है हमें। तो हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेट्स सी क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों, ये पहला स्टेप है कि एनएफएस सर्वर कैसे बनाना है, इंस्टॉलिंग दी एनएफएस सर्वर, ये हमने पहले ही कर लिया। एंड आगे हमें चाहिए कुछ फाइल्स, वो मैं गिट से उठा रहा हूँ। तो गिट के थ्रू मेरे को ये लिंक चाहिए, इस लिंक के थ्रू मैं एक फ़ाइल उठा रहा हूँ जो इंटरनेट पे हमारे मिल जाएंगी। तो मेरे को सिंपली एक ही कमांड देनी पड़ेगी यहाँ पे,
git clone। वन मोर थिंग दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे git clone कमांड तो रन हो गई, अगर मैं आपको वर्कर के ऊपर जाके बताऊँ, ये जस्ट फॉर मैं आपको नॉलेज सेक के लिए बता रहा हूँ, मीन्स अगर आप अपने एंड पे करेंगे, अगर आप ऐसे कमांड चलाएंगे ये नहीं चलेगी। ये क्यों नहीं चली? क्योंकि यहाँ पे कमांड नहीं मिली इसको, तो उसके लिए हमें yum इंस्टॉल गिट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा तो चलेगी, ठीक है। तो जो मैंने इसमें इंस्टॉल किया है तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज हमें वर्कर के ऊपर मीन्स अगर ये रह भी जाते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं करेंगे, बट मैं अपने दोनों सर्वर्स में मतलब अपने एंड पे इनको खाली रखना चाहता हूँ। यम रिमूव गिट कर देता हूँ। एंड जो हमारे पास आया था वो एक NFS प्रोविजनिंग नाम का फ़ोल्डर आया था, NFS प्रोविजनिंग नाम का फ़ोल्डर था। इसमें हमारे पास ये गिट से हमने ये YAML फाइल उठाई है, तो मैं इनको ये फ़ोल्डर ही डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, जस्ट फॉर आपको बताने के लिए, क्योंकि मेरे मास्टर के ऊपर पहले से ही कर रखा है, मैंने गिट का पैकेज इंस्टॉल कर रखा था। तो अगर आप अपने एंड पे आपका रॉ क्लस्टर है तो आपके ऊपर ये कमांड नहीं चलेगी, आपकी कमांड नहीं चलेगी। और सो लेट्स डिलीट दिस। ये दोस्तों शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं cd NFS प्रोविजनिंग नाम का एक मैंने डायरेक्टरी गिट से उठाई है, उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, उसमें हमें मिल रही हैं ये कुछ फाइल्स, ठीक है। तो अभी ये हमें सबसे पहले RBAC रोल बैक एक्सेस कंट्रोल, हमें कुछ रोल्स देने हैं API सर्वर में। उसके लिए पहले हम ये कमांड्स देख ले, कमांड से रन कर देते हैं इस YAML को, फिर मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। हमने अब ये कमांड रन की तो हमारे पास क्या आया है, एक सर्विस अकाउंट क्रिएट हुआ है NFS प्रोविजनर का, NFS क्लाइंट प्रोविजनर का। तो हमने क्या किया, हमने API के सर्वर के API में कुछ रोल्स असाइन किए हैं, रोल बाइंडिंग हो रही है, क्लस्टर रोल बाइंडिंग हो रही है, जो बता रहा है कि NFS क्लाइंट प्रोविजनर नाम का एक सर्विस अकाउंट हमारे पास क्रिएट हुआ है। इसको हमने रोल बैक एक्सेस कंट्रोल के थ्रू इस फाइल के थ्रू हमने क्रिएट किया। तो आज ये मेनली यही चीज़ है। अभी रोल बैक एक्सेस कंट्रोल के ऊपर हम एक वीडियो भी आएगी हमारी, नेक्स्ट जल्दी आएगी, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि RBAC होता क्या है। सो मूव करते हैं आगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट YAML है, इससे क्या होगा, हमारे पास एक कोड क्रिएट होगा। तो इससे इसके पास जाने से पहले हम इसको sc.yaml को ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी स्टोरेज क्लास, जो हम स्टोरेज क्लास के बारे में बात कर रहे थे, वो हमारी स्टोरेज क्लास के बारे में इसमें हमें डिटेल्स मिल रही हैं। जब भी हम इसमें काइंड पे जाते हैं, काइंड में हमें पता लगता है कि हमारी क्या हम चीज़ बना रहे हैं। ये पूरी हमारी YAML लैंग्वेज है, इसमें स्टोरेज क्लास है तो ये हमारी स्टोरेज क्लास बना रहा है। एंड इसमें हमने क्या नाम दिया अपने इसका, मैनेज्ड NFS स्टोरेज, ये नाम है हमारे स्टोरेज क्लास का, ठीक है। और इसमें हमारे प्रोविजनर का नाम, हमारे प्रोविजनर का नाम example.com NFS, जो हमारा प्रोविजनर का नाम यहाँ पे है वही हमारा डिप्लॉयमेंट में प्रोविजनर का नाम होना चाहिए। अगर वो नाम चेंज हो जाता है तो हमारा प्रोविजनर स्टोरेज क्लास को ढूंढ नहीं पाएगा और हमारा प्रोविजनर उसके लिए रिगार्डिंग माउंट नहीं कर पाएगा PV को, PVC बाउंड नहीं हो पाएगा। ये स्टोरेज क्लास के प्रोविजनर को सेम नाम, प्रोविजनर का सेम नाम जो स्टोरेज क्लास में है वही सेम नाम डिप्लॉयमेंट में होना चाहिए।
अब इसको हम सिंपल अप्लाई कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं स्टोरेज क्लास को। ओके, ये पहले से एग्जिस्ट करती है kubectl get sc मीन स्टोरेज क्लास। तो हमारे पास स्टोरेज क्लास पहले से एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज मैंने अभी पहले से थोड़ा सा इस पर R&D की थी, तो मैंने कुछ बनाया था इसमें। तो इसको डिलीट कर देते हैं, kubectl मीन्स डिलीट भी क्यों करना है, अभी फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमारी ये कमांड ये बनाने के लिए हमें ये कमांड देनी पड़ेगी। आप जब अपने एंड पे करेंगे तो आपको ये कमांड देनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास स्टोरेज क्लास क्रिएट हो जाएगी, एंड उसके बाद आप ये कमांड रन करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा kubectl गेट स्टोरेज क्लास। उसके बाद आपको डिटेल आ जाएगी, नाम क्या है इसका, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, मैनेज NFS सर्वर, और प्रोविजनर का नाम बता रहा है, एंड ये रिक्लेम पॉलिसी और वॉल्यूम बाइंडिंग मोड। अब ये रिक्लेम पॉलिसी भी अगर आप मीन्स ये पॉलिसीज होती हैं, आपको पिछली वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी उसमें आपको आइडिया हो जाएगा इन पॉलिसीज़ का, लास्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आगे हम अपनी डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं। अभी मैं देख लेता हूँ, मेरे पास डिप्लॉयमेंट तो नहीं है। मेरे पास कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। अभी हम कैट कर लेते हैं अपने deployment.yaml को। देखिए दोस्तों, इसमें काइंड के सामने आ गया डिप्लॉयमेंट, मीन्स ये हमारे डिप्लॉयमेंट पोर्ट बन रहा है। तो डिप्लॉयमेंट में हमारा रेप्लिका अभी एक है, मीन्स हमारे पास एक पोर्ट बनेगा। उसके बाद ये आगे हमें बता रहा है सर्विस अकाउंट नेम, मीन्स हमारा NFS क्लाइंट प्रोविजनर है। ये हमारी डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट का नाम होगा NFS क्लाइंट प्रोविजनर, NFS क्लाइंट प्रोविजनर। और ये इमेज उठा रहा है प्रोविजनर की, लेटेस्ट इमेज उठाएगा इंटरनेट से प्रोविजनर की। और ये पूरा हमें बता रहा है कि वॉल्यूम माउंट करना है हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम, मीन्स ये हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करेगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें NFS सर्वर की डिटेल देनी है, ये कौन सा वैल्यू है, वैल्यू में यहाँ पे हमें थोड़ी सी एडिट करना पड़ेगा। ये अभी हम एडिट करते हैं VI की हेल्प से। यहाँ पे मेरे को NFS सर्वर साफ साफ बता रहा है कि NFS सर्वर IP, तो मेरे को IP देना पड़ेगा। अभी हमारे पास IP क्या है, तो हम यहाँ से इसका IP देख लेते हैं। होस्ट नेम -i से इसका IP मिल जाएगा हमें। तो ये इसका IP है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड NFS का पाथ, हमने कौन सा पाथ क्रिएट किया था OPT के अंदर NFS, ये थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। नीचे भी सेम ही हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। जो मैं आपको बता रहा था कि प्रोविजनर के अंदर NFS की पूरी डिटेल होती है, NFS का URL होता है या NFS का IP होता है। तो यहाँ से इसको आइडिया लगता है कि NFS कहाँ है, NFS के साथ ये माउंट हो जाएगा। NFS से ये पूरी हमें स्टोरेज निकाल के देगा, बिकॉज यहाँ से इसको IP के थ्रू और कौन से पाथ पे हमने PV बनाने हैं, ये इस पाथ से OPT और NFS के अंदर से PV बना बना के हमें देता जाएगा स्टोरेज क्लास के थ्रू। चलिए दोस्तों, हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई है। अब हम इसको क्रिएट करते हैं। हमारी डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई है। अब देखते हैं कि हमारे पास कोड आया या नहीं।
ये कंटेनर क्रिएट हो रहा है। अभी हमें यहाँ पे एनएफएस सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एनएफएस सर्वर, क्योंकि हमने जो भी चेंजेस किए हैं एनएफएस सर्वर जब तक रीस्टार्ट नहीं होगा एनएफएस सर्वर की सर्विसेज, तब तक वो चेंजेस उसमें वैलिड नहीं होगी। अभी हमारा ये कंटेनर क्रिएटिंग में आ रहा है, तो कंटेनर क्रिएटिंग में ही रहेगा। क्यों, इसको दिखा देते हैं। kubectl डिस्क्राइब कोड का नाम, ये कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड हो गया। अभी देखते हैं इसको हम सर्विसेज को रीस्टार्ट करके। ये हमारा ओपन टू वर्ल्ड हो गया है एंड लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे। ये क्रिएट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको फिर डिस्क्राइब करके देख रहा हूँ। अब क्या आ रहा है हमारे पास, अनेबल टू अटैच माउंट वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम अटैच नहीं कर पा रहा। अभी सक्सेसफुली इसने इमेज पुल कर रही है और हमारे पास ये रनिंग में आ गया है। कंटेनर रेडी ट्रू आ गया है। तो हम देख लेते हैं अपने कमांड के थ्रू, गेट पीओ से हमारा कंटेनर रेडी स्टेट में आ गया है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हमें रीस्टार्ट करनी पड़ती है एनएफएस की सर्विसेज। कुछ भी उसमें एनएफएस सर्वर में अगर हमने एंट्रीज़ की हैं कुछ, अगर उसमें मैंने ओपीटी एनएफएस के थ्रू कुछ एंट्रीज़ की थी, मेरे को उसकी सर्विसेज रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी हमारा ये प्रोविजनर चलेगा। जहाँ जो भी एक्टिविटी आगे वो चलेगी। अभी हम देख लेते हैं एनएफएस इसमें हमारे पास और कौन सी फाइल है। ये हमारे पास पीवीसी की YAML फाइल है। हम पीवीसी की YAML फाइल पहले देख लेते हैं कि इसमें है क्या। पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं इसमें है क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं। दोस्तों, ये काइंड से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम बन रहा है हमारा, और इसका नाम है PVC1। और इसमें मैंने जैसे परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को स्टोरेज क्लास का कैसे पता लगेगा, सेम नाम होना चाहिए जो स्टोरेज क्लास का हमने नाम दिया मैनेज्ड एनएफएस सर्विसेज। अब इसमें एक्सेस मोड दे दिया रीड राइट मैनी, और इसमें हमें बता रहा है कि हमें 500 MB की स्पेस चाहिए परसिस्टेंट वॉल्यूम से या स्टोरेज क्लास से। जैसे लास्ट वीडियो हम परसिस्टेंट वॉल्यूम से ले रहे थे, इसमें हम स्टोरेज क्लास से 500 MB की स्पेस क्रिएट करवा रहे हैं फॉर आवर पोड। तो जल्दी से हम अपने एक PVC बना लेते हैं, kubectl create -f करके। ओके, हाँ मेरे पास परसिस्टेंट वॉल्यूम पहले से ही था, kubectl get pv पहले से ही है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, kubectl। दोस्तों, जब भी हमें अगर PVC डिलीट करना है तो हमें ये कमांड होती है kubectl डिलीट PVC, और PVC का नाम, यहाँ से हमें नाम पता लग रहा है। तो हमारे पास अभी परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम डिलीट हो गया। अब हम क्रिएट करते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम nfs.yaml से। अब हम देखेंगे हमारे पास परसिस्टेंट वॉल्यूम है। परसिस्टेंट वॉल्यूम है, उसको नोड प्रोविजनर के थ्रू उसको स्टोरेज मिल गई है, एंड ये अपने आप बाउंड हो गया। ये पूरा हमें बता रहा है कि वॉल्यूम हमारा बाउंड हो चुका है और इसको 500 MB की स्पेस मिल चुकी है और रीड राइट एक्सेस हो चुका है। तो अब हम देखेंगे तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास ये एक हमारा PVC क्रिएट अपने आप हो चुका है, जिसकी जिसकी कैपेसिटी है 500 MB की।
वो जो लास्ट वीडियो में हम अपने आप पीवीसी क्रिएट कर रहे थे एंड पीवी क्रिएट कर रहे थे, वो प्रोसेस हमारी ऑटोमेट होगी थ्रू दिस डायनेमिक स्टोरेज प्रोविजनिंग के थ्रू। तो होपफुली दोस्तों को आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एंड आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज कुबरनेटिस के बाद और भी टेक्निकल थिंग्स की ट्रेनिंग्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, हम कवर करने की कोशिश करेंगे जितनी भी हमारे एंड से हो पाएंगी। हम टेक्निकली और भी टेक्नोलॉजीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। कुबरनेटिस के बाद थोड़ी सी और वीडियोस आएंगी, काफ़ी अभी थोड़ी सी वीडियोस कुबरनेटिस की आएंगी, उसके बाद पाइथन की होपफुली आएंगी, और उसके बाद डाइवॉप्स की जितने भी हैं, जितने भी टूल्स हैं, सबकी वीडियोस आएंगी। तो दोस्तों आपको जितना भी होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो आपको कुछ डाउट हैं जो भी हैं, आपको अगर कुछ समझ नहीं आया, आप नीचे कमेंट में अपलोड कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर्स। होपफुली आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। तो दोस्तों काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ये हमें मोटिवेशन देते हैं ताकि हम और कंटेंट क्रिएट कर सकें और अपने एंड से थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ें समझ आएँ ईजिली। सो सी यू दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।